गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गागर विसागर हिंदी क्लासेस से आज वर्णमाला पढ़ाएंगे। वर्णमाला होता क्या? वर्णमाला शब्द जो होता है अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? अपभ्रंश भाषा का शब्द। वर्णमाला का जो अर्थ होता है वर्णों या अक्षरों की मात्रा। वर्णमाला का जो अर्थ होता है वर्णों या अक्षरों की माला। वर्णमाला शब्द किस भाषा का शब्द है? अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वर्णों या अक्षरों की माला। अब आते हैं वर्णमाला कहते किसे? तो वर्णों या अक्षरों के वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब आते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों या अक्षरों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है या सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, वह आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों या अक्षरों के जैसे आते हैं वर्णमाला। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है, अक्षरों की संख्या जो अक्षरों की संख्या होती है वह 52। कितनी संख्या होती है? ये 52 होती है। यह हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। जबकि कामता प्रसाद गुरु कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी बताई? 43। हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु ने अक्षरों की संख्या कितनी बताई? 43। और वर्णों में या वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। यही प्रमाणित माना जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52। यही प्रश्न बार बार आपको पूछा जाता है कि वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। अब वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब ये बात आती है कि वर्णमाला का किस भाषा से लिया गया है? वर्णमाला का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी भाषाएं होती हैं वो सारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। और अपभ्रंश का जो विकृत रूप होता है वह अवहट होता है। भाषाओं का जो विकास था वह सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ। संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद पर हिंदी का विकास। यह आपकी भाषाओं का विकास रहा। क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं बता दिया हूँ कि अपभ्रंश शब्द आने से मुझे बताना पड़ा कि सब भाषाओं का विकास के सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश का जो
अर्थ होता है, अभ्रंश का जो विकृत रूप होता है अवहट होता है। ठीक है, यह रहा आपका वर्णमाला। अब वर्णमाला के अंदर कुछ बिंदु हैं, उस बिंदु को हम पढ़ लेते हैं वर्ण। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं ध्वनि। ध्वनि हमारे ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं, अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि वर्ण या अक्षर, जो वर्ण होता है या अक्षर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर के उच्चारण रूप को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे जिस वर्ण का उच्चारण हम अपने मुखार बिंदु से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मुखार बिंदु से जो उच्चारण कर रहे हैं वह निकल रही है ध्वनि के रूप में। तो उसी वर्ण का, किसी भी अक्षर का, किसी वर्ण का उच्चारण रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। वर्ण के उच्चारण रूप को ध्वनि कहते हैं। जो वर्ण का उच्चारण रूप होता है वह ध्वनि कहलाता है। जबकि इसी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण का, अक्षर का जो उच्चारण रूप होता है वह ध्वनि कहलाती है, और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह अक्षर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। कहने का तात्पर्य है कि जो ध्वनि का लिपिबद्ध कर देते हैं, जिस ध्वनि का हम उच्चारण कर रहे हैं उसी को जब हम लिपिबद्ध कर देंगे, लिख देंगे, तो वह वर्ण का निर्माण कर देता है, और उसी का जब हम उच्चारण कर देते हैं वर्ण का, तो वह ध्वनि हो जाती है। अब प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है हमेशा कि भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। ठीक है, यह रहा आपका ध्वनि और वर्ण में तुलनात्मक। अब आते हैं वर्ण। वर्ण के दो भेद, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब आते हैं स्वर किसे कहते हैं। अभी आपने जस्ट पढ़ा तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खंडन नहीं किया करता, और अक्षर का जो तात्पर्य होता है अ मीन्स नहीं और क्षर मीन्स विनाश, जिसका हम विनाश या जिसका खंडन नहीं कर सकते, यह वर्ण कहलाता है। यह दो के योग से मिलकर बनता है, स्वर और व्यंजन के संयोग से। जो आपका स्वर है और प्लस व्यंजन, यह दोनों के संयोग से वर्ण का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्वर और व्यंजन की संयोग से वर्ण का निर्माण होता है। अब आते हैं स्वर और व्यंजन। दो रूपों में वर्ण का खंडन, दो रूप दिखाई दिया, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वे वर्ण होते हैं या स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वे किसी वर्ण पर आश्रित नहीं होते। तो परिभाषा आती है कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय
स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में किसी प्रकार का व्यवधान या रुकावट नहीं होती है, जिसे हम स्वर कहते हैं। या दूसरी परिभाषा कहते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं या किसी अन्य वर्ण पर आलंबित नहीं होते हैं या किसी अन्य वर्ण पर या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब बात आती है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो स्वरों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, जो स्वरों की संख्या होती है वो 11। अभी आयोग 11 को ही प्रमाणित मानता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे हम देखते हैं कौन कौन स्वर है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। यही आपके कुल 11 स्वर होते हैं जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो बात हुई कि स्वर क्या होते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं आप सीधे सीधे कि स्वर किसी की सहायता नहीं लेते या किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। और स्वरों की संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में वो 11 होती है। जबकि जो व्यंजन की बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, व्यंजन की जो बात आती है, तो व्यंजन आपने पढ़ा कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं। परतंत्र मतलब कहीं न कहीं ये स्वरों पे आश्रित होते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। यदि व्यंजन से सपोज दैट के लिए कि यदि व्यंजन से हम क्या कर दें, स्वर निकाल दें, यदि व्यंजन से हम क्या करें, स्वर निकाल दें, तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? हलंत युक्त हो जाता है। जैसे क, क में क्या लगा है? अ लगा है। अ को अलग कर देंगे तो इस तरीके का रूप धारण करेंगे। तो कहीं न कहीं यह क्या है, कहीं न कहीं व्यंजन किससे आश्रित है? स्वर पे, लेकिन स्वर किसी पे आश्रित नहीं हो। तो अब प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या है कितनी होती है? 33। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में स्वर हुए, व्यंजन हुए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर।
स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 क्या है? प्लुत स्वर। अब आते हैं ह्रस्व स्वर किसे? आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में इस स्वर किसे कहते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया। अब आते हैं स्वर के जो भेद है। स्वर के भेद में नंबर 1 ह्रस्व स्वर। तो कहते हैं कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में बहुत अल्प समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ह्रस्व स्वर कैसे होते हैं? एक मात्रिक स्वर होते हैं, ठीक है। और ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या 4 होती है, जिसमें आते हैं अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इन्हीं 4 स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं 4 स्वरों को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अल्प समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं और ई, उ, और री, ठीक है। ह्रस्व इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को अक्षर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनका खंडन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह कहलाता है आपका मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। अब बात आती है दीर्घ स्वर की, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जो स्वर या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि इसकी अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक समय लगता है, या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगने के कारण इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं, अर्थात उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे इसमें आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर जो आपके अंतर्गत दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यह आपकी जो 4 स्वर है इनको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। और पूरे स्वरों को हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन स्वरों को हम जोड़ रहे हैं, इसलिए संधि का मतलब होता है मेल, संयोग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे हम आप लिखते हैं आ को जब हम अ प्लस अ से जोड़ेंगे तो बन जाएगा। जब इसको, ठीक है, इस तरीके से अन्य स्वरों को, जैसे ए को जोड़ना है अ प्लस ई कर देंगे, ए का निर्माण होगा। तो कहीं न कहीं हम स्वरों के क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, इसलिए योग कर रहे हैं, इसलिए इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 अन्य स्वरों से जोड़ रहे हैं। अब प्रश्न आता है प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ठीक, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण ह्रस्व व दीर्घ स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। इस दोनों की अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा, पहला और इसके, इस दोनों की अपेक्षा क्या लगता है? अधिक, तिगुना समय लगता है, इसलिए इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को किसी को पुकारने या बुलाने के रूप में भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, फिर भी हिंदी का 3 अंक क्या कहता है?
दर्शाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, ये हर जगह कहीं कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बात पूछ देता है कि ओम शब्द में किस स्वर का प्रयोग किया गया। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ओम शब्द में किस स्वर का प्रयोग किया गया है। ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और नंबर 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना होगा? प्लुत स्वर, क्योंकि ओम किसी स्वर वर्ण के उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगने के कारण इसलिए आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। अब आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन के जो 4 भेद, मुख्य रूप से 3 होते हैं, क्योंकि 4 माने जाते हैं। जैसे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इस व्यंजन या इसका उच्चारण कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? क्योंकि इनकी संख्या जो होती है, संख्या होती है 25। क्यों वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वर्ग के रूप में है, क्योंकि 25 5 का वर्ग, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब जो वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन वर्ग आते हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, यह 5 वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। यह आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यह कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ वर्ग 5 वर्ग आपके सामने है। इसमें आता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ग, घ, ङ। यह आपके 5 वर्ग जो हर वर्ग के अंतर्गत 5वां वर्ण है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, यह आपका कंठ है। जिस वर्ण का, जिस अक्षर का उच्चारण जब हम करते हैं तो ध्वनि यहाँ से निकलती है, यह आपका कंठ है। कहाँ से निकलती है? कंठ के द्वारा। जैसे हम बोल लीजिए क ख, ध्वनि कहाँ से निकल रही? इस कंठ से। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है उसे हम कंठ कहते हैं। यह क वर्ण, इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ। अब आता है तालव्य वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण समय करते समय जब हमारी जो जीवा है जाकर के तालु में स्पर्श करती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे जीवा जब हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करते समय हमारी जीवा कहाँ स्पर्श करती है? तालु में जाकर के, इसलिए यह वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण, और च वर्ग भी कहा जाता है। अब तीसरा आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य किसे कहते हैं? जब जीवा जाकर के, जब इस वर्ण का, ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीवा हमारे जाकर के यह दांत के ऊपर खुरदरे वाले पार्ट पे स्पर्श करती है, तो वह पार्ट क्या कहलाता है? आपका मूर्धन्य कहलाता है। और यह ट वर्ग कर्णकटु वर्ण भी कहलाता है। जो कानों को प्रिय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्णकटु वर्ण भी कहते हैं। अब आता है दंत्य। दंत्य वर्ण क्या है? तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है जाके सीधे दांतों में स्पर्श करती है, वह कहलाता है आपका दंत्य वर्ण। जैसे त, देखिए जीवा कहाँ जा रही है? स्पर्श करिए, दंत, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, यह जाके कहाँ स्पर्श करिए? दंत में, इसलिए वह कहलाते हैं दंत वर्ण। अब आता है लास्ट का ओष्ठ, 5वां जो वर्ग आपका ओष्ठ है। इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्रियता किसकी होती है? ओठों की होती है। जैसे आप देख लीजिए प, फ, ब, भ, म। अब देखिए सबसे ज़्यादा ओष्ठ सक्रिय हो रहे हैं या एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से आपका यह रहा। अब लास्ट का जो 5, हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक। अनुनासिक या पंचमाक्षर था। अनुनासिक यह क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। अनुनासिक या पंचमाक्षर। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पंचमाक्षर, जब लिपि सुधार की बात चल रही थी उस समय श्याम सुंदर दास ने कहा था, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर आ जाए, पंचम हर वर्ग का स्पर्शी व्यंजन के जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, अगर किसी शब्द में आ जाए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? अनुस्वार का। जैसे खंजन पहले आता था, खंजन ऐसे आता था, खंजन। जब लिपि सुधार की बात आई तो श्याम सुंदर दास ने इस पंचमाक्षर की य क्या है? पंचमाक्षर अक्षर, तो य के स्थान पर इन्होंने कहा कि किसका प्रयोग कर दिया जाए? अनुस्वार। इसलिए अब खंजन ऐसे। बात समझ में आई? 30 तरीके से स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं। कितने हैं? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। आपके सामने 5 वर्ग हैं, इसलिए इनको हम इनकी संख्या कितनी बताते हैं? 25। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहाँ से कहीं न कहीं हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर